वेलकम बैक इन अनदर लेक्चर ऑफ पॉलिटी। फॉर लेटेस्ट अपडेट और इन लेक्चर्स की पीडीएफ्स के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप पीजीबी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। और इन बुक्स को परचेज करने के लिए यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। सो आज का चैप्टर है हमारा पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। यूनियन ऑफ गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है वो कौन है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स में दे रखा है? आर्टिकल 79 से लेके 122 तक। कौन से पार्ट में? पार्ट 5 में। तो ये आर्टिकल्स किस चीज से डील करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के, पार्लियामेंट कैसे ऑर्गेनाइज की जाएगी, उनकी कंपोजिशन के बारे में, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट कि पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं। सबसे पहले है लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है और लोअर हाउस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा। सो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है एंड अपर हाउस भी बोला जाता है। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रेसिडेंट। सो जो प्रेसिडेंट है, कोई भी जो ऐसा लॉ इन हाउसेस के द्वारा बनाया जाएगा, जब तक उस पर प्रेसिडेंट जो है साइन नहीं करेंगे तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। सो प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है यहाँ पे, और ना ही पार्लियामेंट में बैठते हैं। बट कोई भी ऐसा बिल कैन नॉट बी पास्ड विदाउट हिज एसेंट, कि प्रेसिडेंट की एसेंट के बिना कोई भी बिल यहाँ पे पास नहीं किया जाएगा। और जो प्रेसिडेंट है वो दोनों हाउसेस को सम्मन भेज सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज, और इन दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग है मैंने आपको इससे पहले के चैप्टर्स में समझाया था, जिस टाइम पे मैंने प्रेसिडेंट और गवर्नर को करवाया था। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको पहले देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकते हैं और दोनों हाउसेस को एड्रेस भी कर सकते हैं। और अगर दोनों हाउसेस अपने सेशन में नहीं है तो वहां पे ये ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द टू हाउसेस। उसमें कौन सी देखेंगे? सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 250। उनमें से जो 238 मेंबर्स हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और जो 12 मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है। सो एट प्रेजेंट जो है राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। 245 में से जो 229 मेंबर्स हैं उनको स्टेट्स में से लिया जाता है, 4 को यूटी में से और 12 को वहां पे नॉमिनेट किया जाता है। और जो 4th शेड्यूल है उसमें दे रखा है एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा टू स्टेट एंड यूटीज के बारे में, कि स्टेट्स एंड यूटीज को राज्यसभा में कितनी कितनी सीट्स दी जाएंगी उसके बारे में कौन से शेड्यूल में दिया गया है? 4th शेड्यूल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स, कि स्टेट्स को कैसे रिप्रेजेंटेशन मिलती है राज्यसभा में। The representatives of the state in the Rajya Sabha are elected by the elected members of state legislative assembly, कि जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे इलेक्टेड किए गए, उनके द्वारा ही राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा फॉर द स्टेट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे जो इलेक्शंस होंगी वो किसके द्वारा होंगी? कौन से सिस्टम पे होगी? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इस सिस्टम को मैंने आपको प्रेसिडेंट के चैप्टर में समझाया था। तो सीट्स जो होंगी वो अलॉट की जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ अ पॉपुलेशन। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि हाइपोथेटिकली बता रही हूँ कि जहाँ पे मान लीजिए कि 50,000 पॉपुलेशन के लिए एक जो सीट दी जाएगी। तो जैसे ही मान लीजिए किसी स्टेट में मान लीजिए 2 लाख पॉपुलेशन है, तो उस स्टेट की कितनी सीट्स हो जाएंगी राज्यसभा में? 4 सीट्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे दे रखा है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश के कितने मेंबर्स हैं? 31 मेंबर्स है राज्यसभा में, और त्रिपुरा के सिर्फ एक ही मेंबर है राज्यसभा में, बिकॉज त्रिपुरा की जो पॉपुलेशन है वो काफी कम है। सो नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूट स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस। तो ये बिकॉज हमने देखा कि स्टेट के केस में क्या था यहाँ पे, कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो इनको इलेक्ट करेंगे, बट यूनियन टेरिटरी के केस में तो कोई लेजिस्लेटिव असेंबली होती ही नहीं है एक्सेप्ट दिल्ली पुडुचेरी।
बट यहाँ पे क्या होगा कि एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट किया जाएगा जो इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट करेगा, और यहाँ पे भी जो वोटिंग होगी वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू ही होगी। और यहाँ पे सिर्फ 3 यूटीज ही हैं, दैट इज दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, जिनको रिप्रेजेंटेशन दी जाती है राज्यसभा में, बिकॉज जो बाकी की यूटीज हैं उनके लिए ये माना जाता है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है कि इनको राज्यसभा में जो है रिप्रेजेंटेशन दी जाए। तो नेक्स्ट आता है नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो यहाँ पे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो 12 होते हैं, उनको कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। बट किस बेसिस पे नॉमिनेट किए जाते हैं ये मेंबर? जिनको कोई स्पेशल नॉलेज हो या फिर कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, किस केस में? आर्ट के, लिटरेचर, साइंस या फिर सोशल साइंस के केस में। सो नेक्स्ट हम देखेंगे अब कंपोजिशन ऑफ अ लोकसभा, कि लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की वो कितनी है? 552, और 552 में से जो 530 मेंबर्स है उनको स्टेट से लिया जाता है, और जो 20 मेंबर्स है वो कहाँ से आते हैं? यूनियन टेरिटरी से, और 2 मेंबर्स कहाँ से आते थे? उनको नॉमिनेट किया जाता था बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, और अब इसको यहाँ से हटा दिया गया है। तो अब जो है प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे मेंबर्स को नॉमिनेट नहीं किया जाता है। तो एट प्रेजेंट लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? 545, जिनमें से 530 मेंबर्स जो हैं उनको स्टेट से लिया जाता है, एंड 13 मेंबर्स को यूनियन टेरिटरी से, और 2 जो है वो एंग्लो इंडियंस। सो सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स, कि स्टेट्स को कैसे रिप्रेजेंटेशन मिलती है। तो यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं लोगों के द्वारा, यानी कि लोग यहाँ पे वोट डालते हैं फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स। तो यहाँ पे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का क्या मतलब है? मान लीजिए ये कोई स्टेट है, तो यहाँ पे इस स्टेट को मान लीजिए 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया, ये 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5। मतलब यहाँ पे सिर्फ जैसे कि पार्ट्स होते हैं वैसे, ताकि इलेक्शंस जो है उनको स्मूथली कराया जा सके, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेट्स के लिए इलेक्शंस करवाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसको क्या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो उन छोटे छोटे पार्ट्स में से जो मेंबर्स हैं वो वोट्स के लिए खड़े होते हैं, सीट्स के लिए खड़े होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर पार्ट है, उससे 4-4 मेंबर्स खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे 4 मेंबर्स थे, तो इन 4 मेंबर्स के लिए यहाँ पे वोट होगी। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मेंबर्स है वो इनके लिए ही वोट डालेंगे, किसी और के लिए नहीं डालेंगे। तो उनमें से जिनको ज़्यादा वोट मिलेगी तो उसको इलेक्ट कर लिया जाएगा एज अ मेंबर। तो ये किस बेसिस पे होती है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज के बेसिस में, यानी कि कोई भी इंडिया का सिटीजन जो 18 साल के ऊपर का है, जिसकी एज 18 या फिर उसके ज़्यादा है, वो वोट डाल सकता है। बट पहले ये कितनी थी? 21 थी, जिसको कम करके 18 किया गया। कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था? ये 61st अमेंडमेंट के थ्रू 1988 में। सो नेक्स्ट आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरी इन द लोकसभा। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर पार्लियामेंट को दे दी थी कि कैसे जो यूनियन टेरिटरी के मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको चूज किया जाएगा लोकसभा के लिए। तो उस चीज के लिए पार्लियामेंट ने यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965 को लाया, by which the members of Lok Sabha from the union territories are also chosen by the direct elections। तो इस एक्ट के थ्रू जो लोकसभा के मेंबर्स थे यूनियन टेरिटरीज के, तो उनको भी डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू ही चूज किया गया। सो नेक्स्ट आती है नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो इसमें क्या था कि 2 मेंबर्स जो थे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। तो दिस प्रोविजन वाज टू ऑपरेट टिल 1960। तो ये प्रोविजन था उसको 1960 तक ऑपरेट किया जाना था, बट इसको एक्सटेंड करके 2020 तक लाया गया बाय 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009, बट अब इसको यहाँ से हटा दिया गया है। सो नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ इलेक्शंस टू द लोकसभा, की लोकसभा की इलेक्शंस कैसे होंगी। सबसे पहला टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इसमें क्या होगा? फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शंस टू द लोकसभा, हर स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। तो इस चीज के लिए 2 प्रोविजंस हैं। फर्स्ट इज ईच स्टेट इज अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा इन सच अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन दैट नंबर and its population is the same for all states।
So this provision does not apply to a state having a population of less than 6 million. So it means, मान लीजिए हाइपोथेटिकली ही बताऊंगी यहाँ पे भी कि ये कोई स्टेट थी, तो इस स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो 2 लाख है, और ये कोई स्टेट है तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 50,000 पॉपुलेशन पे एक सीट दी जाएगी उसको लोकसभा की, तो यहाँ पे जो स्टेट है तो इसकी कितनी सीट्स हो जाएंगी, 4 सीट्स हो जाएंगी, और इसकी कितनी होंगी, सिर्फ 2 सीट्स होंगी लोकसभा में। तो वही बोला गया है, ईच स्टेट इज अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट्स, कि हर स्टेट को जो नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की जाएंगी लोकसभा में वो उसकी पॉपुलेशन के बेस पे की जाएंगी, कि मान कि हर स्टेट के लिए जो है वो सेम रहेगी, कि हर स्टेट को 50,000 पॉपुलेशन पे एक मेंबर जो है वो दिया जाएगा, चाहे वो यहाँ पे कितनी मर्जी पॉपुलेशन हो। तो जहाँ मान लीजिए कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे 2 लाख पॉपुलेशन है तो उसके 4 मेंबर हो जाएंगे लोकसभा में, और जहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन थी उनके 2 मेंबर हो जाएंगे लोकसभा में। तो अगर कहीं किसी भी स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो 6 मिलियन से कम है, यानी कि 60 लाख से कम है, तो ये जो प्रोविजन है वो वहां पे अप्लाई नहीं होगा। सो नेक्स्ट आता है, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हर स्टेट को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, in such a manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is same throughout the state। कि वही कि ये कोई स्टेट है, इसको अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो उन 5 पार्ट्स में जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि 2000 पर लोग यहाँ पे हैं तो 2000 ही यहाँ पे, 2 ही यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 ही यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट आता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो यहाँ पे जो हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट की जाती थी लोकसभा की सीट्स के, उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे क्या होता था कि आफ्टर एवरी सेंसस द एलोकेशन ऑफ द सीट्स टू लोकसभा पर स्टेट एंड द डिवीजन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी अंडरगो अ रिवीजन। कि हर सेंसस के बाद, जैसे ही सेंसस होती थी 10 साल के बाद, तो जो स्टेट्स की सीट्स होती थी, स्टेट लोकसभा की सीट्स होती थी पर स्टेट्स, और जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती थी उनको रिवाइज किया जाता था, उनको चेंज किया जाता था। तो पार्लियामेंट हैज टू डिसाइड हाउ दिस इज डन, और यहाँ पे पार्लियामेंट ये डिसाइड करती थी कि ये सब जो है वो कैसे किया जाएगा। तो इस चीज के लिए डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनाए गए 1952 में, 1962, 1972 एंड 2002 में। बट बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इस चीज को फोर्स कर दिया गया कि जो हर सेंसस के साथ लोकसभा की सीट्स में चेंजेस किए जाते हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चेंजेस किए जाते हैं, वो अब नहीं किए जाएंगे टिल 2000। और जितनी भी जो सीट्स हैं वो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही रहेंगी, और जितनी 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग इनको दी गई थी उतनी ही सीट्स जो है वो हर स्टेट के लिए रहेंगी। बट बाद में इसको एक्सटेंड करके 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में इसको एक्सटेंड करके 2026 तक कर दिया गया। और ये किस चीज के लिए किया गया था, एनकरेज पॉपुलेशन लिमिटेशन मेजर्स। बिकॉज जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में वो डिपेंड करती है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। तो यहाँ पे अब उस चीज के लिए अगर किसी स्टेट के जो मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको ये लगेगा कि अगर हमें लोकसभा में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो हमें अपनी स्टेट की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना चाहिए, तो वो जो है इंडिया को अफेक्ट करता है, बिकॉज इंडिया की ऑलरेडी ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अपने मतलब के लिए वो वहाँ की पॉपुलेशन को और इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते, तो उस चीज़ को कम करने के लिए, उस पर लिमिट लगाने के लिए इस चीज़ को बैन किया गया था। बट बाद में 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये बोला गया कि जैसे पहले हमने बोला था कि जो 1971 के सेंसस है उसके थ्रू ही इसको फोर्स किया जाएगा कि जितनी जो सीट्स है वो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग रखी जाएंगी। बट इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया कि इन्होंने कहा कि जो 2001 का सेंसस था उसके बेसिस पे जो डीलिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वो रखी जाएंगी। बट यहाँ पे जो है जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो चेंज नहीं की, ऑल्टर नहीं की गई स्टेट्स की लोकसभा में। सो नेक्स्ट आती है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड STs। तो यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखी है फॉर SC एंड STs इन द लोकसभा इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन में ही लोकसभा में रिजर्वेशन दी गई है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो ओरिजिनली जो थी ये रिजर्वेशन जो 1960 तक दी गई थी, बट बाद में उसको एक्सटेंड किया गया और 2020 तक, और अब 2020 में इसको फिर से एक्सटेंड करके 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। जो 2020 तक एक्सटेंड किया गया था वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था? 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 के थ्रू। और जितनी भी रिजर्व सीट्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जो उस कैटेगरी से लोग आते हैं वो ही वोट डालेंगे। तो वहाँ पे जो इंटायर इलेक्टोरेट वोट्स है वो डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। और ये जो SC एंड STs के मेंबर्स होंगे वो जो जनरल सीट्स होंगी वहाँ से भी कॉन्टेस्ट, वहाँ से भी इलेक्शंस लड़ सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। सो ये क्या है? इट इज एन इलेक्टोरल सिस्टम इन विच पार्टीज गेन सीट्स इन द प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ वोट कास्ट फॉर देम। ये कौन सा सिस्टम है जिसमें पार्टीज को सीट्स मिलती हैं जितनी उनको वोट दी जाती है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जिस पार्टी को ज्यादा वोट्स मिली उसको ज्यादा सीट्स मिल जाएंगी, जिनको कम वोट्स मिली उनको कम सीट्स मिल जाएगी। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो राज्यसभा है वहां पे वोटिंग कैसे होती है? बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बट लोकसभा में कैसे होती है? टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू। सो 1 मेंबर पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, कि यहाँ पे जो एक जैसे कि स्टेट में हमने बोला था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये एक और है, ऐसे। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिर्फ एक ही मेंबर होगा और वो कैसे इलेक्ट किया जाएगा? सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। एंड दिस सिस्टम डज नॉट रिप्रेजेंट द होल इलेक्टोरेट। मान लीजिए ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, तो यहाँ पे 4 मेंबर जो थे वो खड़े हुए थे इलेक्शंस के लिए। तो मान लीजिए किसी को 40% इलेक्शंस मिली और बाकी की जो 60% थी वो इन 3 को मिली, कि इसको मान लीजिए कि 30% इसको दी गई, बाकी की जो बची उसमें से 20 इसको और 10% इसको दी गई। तो यहाँ पे जो है वो 40% सीट जिसको मिली होंगी वो जीत जाएगा। बट अगर देखा जाए वो इस टोटल का 100% भी नहीं, 100% का 50% भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो ये जीत तो जाएगा, बट जो 60% लोग थे वो इस चीज के फेवर में नहीं थे कि ये जो पार्टी है वो होंद में आए, ये जीते यहाँ पे। तो इस चीज का मतलब है कि ये जो पार्टी है वो होल इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, ये सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करेगी जिन्होंने इसको इलेक्ट किया होगा, यानी कि बाकी की तो मर्जी थी ही नहीं इसको इलेक्ट करने के लिए। एंड डज नॉट सिक्योर डू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज एंड अ स्मॉल ग्रुप्स। जितने भी छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे सिक्योर नहीं होगी। तो इस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को भी बोला गया लाने के लिए। तो यहाँ पे बोला गया कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है रिमूव द डिफैक्ट ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि सारे सेक्शंस को जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी, गेट रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू देयर नंबर्स, कि चाहे थोड़ी बहुत ही सही लेकिन हर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी यहाँ पे, अगर हम जो वोट है वो इस मेथड से करवाएंगे। इवन द स्मॉल ग्रुप्स गेट रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि चाहे छोटे से छोटा ग्रुप भी है बट उसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। बट इंडिया यूजेस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कि ये जो मेथड है यहाँ पे इंडिया ने सिर्फ इसको राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए यूज किया है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो इसको लोकसभा की इलेक्शंस के लिए क्यों नहीं यूज किया गया? बिकॉज जो हमारा इंडिया है वहाँ पे लो लिटरेसी रेट है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं है उतने, तो यहाँ पे डिफिकल्टी आती वोट्स के लिए, और अनसूटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट्री मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या होता, बहुत सारी पार्टीज आके खड़ी हो जाती, क्योंकि उनको पता होता ये कि चाहे हम ना जीते लेकिन हमको थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन तो वहाँ पे मिल जाएगी। तो इससे मल्टी पार्टीज जो थी वो होंद में आ जाती। सो नेक्स्ट है डीमेरिट्स क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के, ये तो एक एक्सपेंसिव है और यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं है बाई इलेक्शंस का। नेक्स्ट इज एलिमिनेट इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द वोटर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स, की जो वोटर एंड रिप्रेजेंटेटिव्स में जो कॉन्टैक्ट है वो खत्म हो जाता। और यहाँ पे जो माइनॉरिटी की थिंकिंग है वो प्रमोट होती, ग्रुप इंटरेस्ट प्रमोट होता, कि छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं यहाँ पे। और इंक्रीज सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टी सिस्टम, यानी कि पार्टी सिस्टम का जो है यहाँ पे तो उसमें इंक्रीज देखने को मिलता।
वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि छोटी छोटी पार्टीज आके यहाँ पे खड़ी हो जाती, उनको पता होता कि बेशक हमें थोड़ी ही वोट्स मिले लेकिन हमको यहाँ पे थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है डिक्रीज सिग्निफिकेंस ऑफ द वोटर्स, जो वोटर्स है उनका सिग्निफिकेंस जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्लियामेंट को ही कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ये काफी लंबा चैप्टर है, तो ये 3 या 4 लेक्चर में ही कवर होगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।